नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे जो सीटेट का पेपर 1 है, उसमें जो मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन है, जो कि हमारे इसी बीते हुए साल में 20 दिसंबर को जो हो चुका है, 20 दिसंबर 2021 को, उसी पर डिस्कस करने वाले हैं, उसके सॉल्यूशन पे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 46 क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें बताया गया है, सवाल ऐसा है कि गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि रचनात्मक प्रक्रिया जो है, मतलब क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस बोल सकते हैं या फिर क्रिएटिव प्रैक्टिस बोल सकते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस या क्रिएटिव प्रैक्टिस का ये कौन सा प्रक्रिया ऐसा है जो कि नहीं है। तो हम ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना। कहने का मतलब है कि जैसे कि हमने बीएड क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि हमारा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग होता है। पहले जो समझ चुके हैं बच्चे या पहले से जो वो जान रहे हैं, उसको एक शिक्षक अंदाज़ा लगाने का प्रयास करता है, आकलन करने का प्रयास करता है कि बच्चे क्या क्या जानते हैं। तो इससे उनके लेवल का पता चल पाता है, जो कि एक तरह से रचनात्मक प्रक्रिया का ही भाग है। इसलिए हम कहेंगे कि पहला वाला जो ऑप्शन है, जिसमें बोला जा रहा है कि प्रारंभिक समझ का आकलन करना, ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। ये इसका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि ये रचनात्मक प्रक्रिया है और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कौन सा रचनात्मक प्रक्रिया नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा वाला ऑप्शन बोल रहा है कि अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना, मतलब जो भी अंदर का, मतलब इंटरनल जो भी बच्चे के अंदर सॉल्यूशन करने की क्षमता है, उसको बढ़ाने की बात कही गई है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर हमारा रचनात्मक प्रक्रिया के अंदर ही आता है। ये भी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसलिए ये भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि हमें नेगेटिव आंसर ढूंढना है। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि जो नहीं है कौन सा वो चूज करना है, तो ये भी है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा वाला ऑप्शन में अगर हम देखें, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है कि बच्चे को एक तरह से अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपने संज्ञान में, मतलब संज्ञान होता है कि एक तरह का एक प्रोसेस होता है, एक मेंटल प्रोसेस होता है या मेंटल सेट ऑफ एक्टिविटी होता है। तो वो अपने माइंड में कुछ न कुछ इमेजिन करे और इमेजिन करके कुछ ऐसा क्रिएट करे जो कि वो सॉल्यूशन हो सके। तो ये भी अपॉर्चुनिटी वाली बात है, अवसर वाली बात है, और अवसर एक पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए इसका आंसर नहीं हो सकता है। अंत में जो हमारा चौथा वाला ऑप्शन है, ये क्या कह रहा है कि समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहित करना। अब इसमें निर्धारित जो वर्ड है, ये बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि निर्धारित वर्ड, प्रिस्क्राइब जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है पहले से एक नियम फिक्स कर दिया गया है, पहले से एक तरीका फिक्स कर दिया गया है, और इसी फिक्स तरीके को अपना करके बच्चा सॉल्यूशन करेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और इस हिसाब से ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सही है, ये इसका राइट आंसर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है कि गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। एक गणित का जो शिक्षक है, मैथ्स का एक टीचर है, उन्होंने स्टूडेंट से मैथ्स के एक सवाल पूछे। स्टूडेंट से एक सवाल पूछे। इनमें से पहला सवाल था, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। मतलब ये पूछ रहे हैं कि दो संख्या ऐसा बताओ जिसका योग 8 है। दूसरा सवाल था कि उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 है। फिर 25 के गुणनखंड क्या है, 25 के गुणनखंड क्या है, और चौथा है कि परिमाप की परिभाषा दीजिए। अब ये जो सवाल है, ये जानना चाह रहे हैं कि ऑप्शन ए और बी ये दोनों ओपन एंडेड हैं तथा सी और डी दोनों क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, मतलब मुक्त सिरे वाले प्रश्न और बंद सिरे वाले प्रश्न। बात किया जा रहा है मुक्त सिरे वाले प्रश्न की और बंद सिरे वाले प्रश्न की। अगर हमें ये समझ आ जाए कि मुक्त सिरे वाले प्रश्न कौन है और बंद सिरे वाले प्रश्न कौन है, तो हम आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जिनका वैसे सभी क्वेश्चन जिनका केवल वन सॉल्यूशन, केवल एक ही सॉल्यूशन हो, केवल एक सॉल्यूशन हो, वही क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन होता, मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है।
जिसका सॉल्यूशन केवल एक हो वही क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, और ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है जिसका एक से अधिक सॉल्यूशन हो सकता है, मोर देन वन सॉल्यूशन हो सकता है। और एक से अधिक सॉल्यूशन हो जाए तो फिर वो ओपन हो जाता है, मतलब एक सवाल एक ही रहेगा, लेकिन अगर हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं तो तीनों का आंसर अलग अलग आ सकता है। तो उस स्थिति में अगर आंसर तीनों का अलग है तो वो जो प्रश्न होगा वो प्रश्न खुले सिरों वाली प्रश्न होगी, और अगर तीनों का आंसर सेम है, उत्तर एक ही हो, तो बंद सिरे वाली प्रश्न होगी। तो हम एक बार फिर से प्रश्न पर गौर करते हैं। पहला वाला है कि दो संख्याओं को ज्ञात करिए जिसका योग 8 है। तो दो संख्या वैसा अगर हम देखें जिसका योग 8 है तो वो एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। जैसे 1 में 7 जोड़ दें तो ये भी 8 हो जाएगा, 2 में 6 जोड़ दें तो ये भी 8 हो जाएगा, अगर 3 में हम 3 में भी उस तरह से जोड़ दें तो ये भी 8 हो जाएगा। मतलब कि प्रश्न तो एक ही है, लेकिन इसके आंसर 1, 2, 3 और मतलब कई सारे आंसर, एक से अधिक आंसर हो गए। तो जहाँ पर एक से अधिक आंसर हो गए उस स्थिति में हम बोलेंगे कि ये हमारा जो आंसर है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन है। फिर हम उसी तरह अगला वाला देखेंगे कि उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। तो परिमाप यानी कि ये त्रिभुज है और इसके तीनों भुजाओं का जो माप है वही परिमाप होता है। एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप परिमाप होता है। तो ये हो सकता है कि एक बच्चा 20 बनाए, एक बच्चा 30 बनाए, 20 बनाए, 20 बनाए और ये 10 बनाए, तीनों भुजा, तो ये इसका परिमाप 50 हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि एक बच्चा ऐसा बना सकता है, एक और बच्चा है जो कि इसमें 15 बनाए, ये 15 बनाए, ये 20 बनाए, ये दूसरा बच्चा है, ये आंसर दे। मतलब कहना यह है कि जो परिमाप हो गया 50 सेंटीमीटर, तो इस 50 सेंटीमीटर परिमाप का जो त्रिभुज होगा वो कई सारे त्रिभुज बन सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये भी हमारा ओपन एंडेड, ये भी हमारा ओपन एंडेड। अगला क्वेश्चन 25 का गुणनखंड। तो हमारा जो 25 है, 25 का अगर हम गुणनखंड करने जाएँ तो ये 5 से कटेगा, 5 बार में 5 से कटेगा 1 बार में, यानी इसका गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 1 यही होगा। तो इसके अलावा दूसरा कोई इसका आंसर होगा ही नहीं, बस एकमात्र यही हल होगा। तो ये फिक्स है कि आप अगर प्रश्न की बात करें तो निश्चित रूप से 25 का गुणनखंड 5 और 5 ही होगा, 5 गुना 5 ही होगा। तो अगर इसका आंसर केवल और केवल 1 है तो हम इसको बोलेंगे ये क्लोज आंसर क्वेश्चन है। अब हम आंसर में देखेंगे कि कौन से हमारे मैच कर रहे हैं। तो पहला वाला ए, इसमें जो बोला गया है कि ए और बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं, ए बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं यहाँ पर बोला गया है, और सी और डी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। तो हमने देखा कि ए बी मुक्त सिरा वाला प्रश्न है, ये ओपन है, और बी भी ओपन है। तो हमारा ऑप्शन ए में ये पहला वाला मैच कर रहा है कि ये भी ओपन है, ए भी ओपन है, बी भी ओपन है, और सी व डी ये बंद सिरे वाले हैं। तो सी जो है ये भी क्लोज है, ये वाला क्लोज है, तो ये सही है। और डी पर हम एक बार देख लेते हैं, परिमाप की परिभाषा दीजिए। निश्चित रूप से परिमाप की परिभाषा तो एक ही होगी, क्योंकि एक बच्चा अगर परिमाप की परिभाषा देगा तो वो उसका उत्तर एक ही होगा। थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन कहना तो वही है कि चारों तरफ का जो बाउंड्री होता है उससे उसको अगर जोड़ दिया जाए तो वो परिमाप होता है। तो ये हमारा डी भी बंद सिरे वाला क्वेश्चन है। तो इस अनुसार हम देखें तो ये जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगर ये सही हो गया तो बाकी ये तीनों का तीनों गलत होंगे ही। एक बार फिर भी देख लेंगे, ए बी बंद सिरे वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं है। ए और सी जो है, सी बंद सिरे वाले क्वेश्चन है, लेकिन ए जो है खुले सिरे वाला है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी ए बी सी बंद सिरे वाले हैं, नहीं है। सी है बंद सिरा वाला, लेकिन ए और बी खुला है, तो ये भी नहीं होगा। उसी तरह से हमारा ये भी जो है इन आंसर नहीं होगा। तो जो राइट आंसर है वो हमारा 47 का ए नंबर है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 48 है। अगला क्वेश्चन है 48। इसके अनुसार बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है। तो जैसा कि सृजनात्मक चिंतन हम जानते हैं कि कुछ नया क्रिएट करना, कुछ ऐसा क्रिएटिविटी होना चाहिए बच्चे के अंदर कि कुछ नया सोच सके, वो पुरानी बातों से अलग जो भी चलता आ रहा है उससे थोड़ा सा हट करके कुछ नया। तो इसमें बोला जा रहा है मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान। बिल्कुल ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं होगा, क्योंकि मानकीकृत तरीका का कहने का मतलब है कि जो पहले से चलता आ रहा है, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड बोलिए उसको या फिक्स बोलिए, जो एक मान लिया गया है उसको कई सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग
स्टैंडर्डाइज्ड कर देते हैं वैलिडिटी, रिलायबिलिटी वगैरह, तो ये एक माना हुआ है। इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल सृजनात्मक चिंतन का नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रश्नों को प्रस्तुत करना, इस पर हम बाद में आते हैं। पहले देख लेते हैं अशुद्धि मुक्त परिकलन। अशुद्धि मुक्त परिकलन का मतलब है कि हम किसी भी तरह का सॉल्यूशन निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसमें एरर ना हो। जबकि अगर हम सृजनात्मक चिंतन की बात करें तो ये सृजनात्मकता और अशुद्धि मुक्त ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, ये दोनों मिलता नहीं है। अगर कोई क्रिएटिव है तो हो सकता है कि वो गलत भी कर दे, या जरूरी नहीं है कि क्रिएटिव होने के बाद सही करे ही करे। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। सही सूत्रों को स्मरण करना, जहाँ पर ये रिमेंबरिंग की बात आ जाती है, याद करने की आ जाती है, तो वो आंसर मेरा कभी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हम कभी भी कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच पे, जो हमारा नया जो अप्रोच चल रहा है, जो भी ट्रेंड में है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, उसके अंदर हम कभी भी रटने की बात नहीं करते हैं या फिर स्मरण करने की बात नहीं करते हैं। तो इस वजह से हम सृजनात्मकता में भी ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा ये सही रहेगा। तो एक प्रश्न को प्रस्तुत करना, ये एक ऑप्शन बच जाता है, यही ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है वो एक सृजनात्मक चिंतन का ही पार्ट होता है। अगर कोई बच्चा सृजनात्मक हो तो वो एक सवाल को कई कई तरीक़ों से पूछ सकता है, वो सोच सकता है, वो अलग हट के सोच सकता है और क्वेश्चन कर सकता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो यही होगा। तो 49 में ये है 49, और इसमें बताया गया है, पूछा गया है, ये एक वैन हीले हमारे जो वैन हीले हैं उसके अनुसार ये उनके थ्योरी के ऊपर डिपेंडेड है। क्योंकि वैन हीले जो थे, आप इनका ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनके अनुसार इन्होंने कई सारे लेवल्स बताए हुए हैं कि बच्चा किस तरह से अपने ज्यामितीय समझ को बनाता है। इन्होंने कुल 5 लेवल बताए हुए हैं। तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि वैन हीले की त्रिविम यानी दिक्स्थान, त्रिविम दिक्स्थान का मतलब होता है 3D दिक्स्थान, मतलब जहाँ पर का स्थान की बात होती है और वहाँ कुछ दिशा भी आप जोड़ सकते हैं इसमें, दिशा और स्थान जहाँ हो वो दिक्स्थान होता है। या फिर ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे कि यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है। तो इसमें इन्होंने पहला जो स्तर है वो स्तर 0 बोल के उसका नाम दिया गया है, पहला लेवल का, और वो ये दृश्यीकरण इसका नाम है। और दृश्यीकरण में ऐसा माना जाता है, जैसा कि इन्होंने वैन हीले ने कहा था, कि बच्चा केवल देखकर, दृश्य मतलब दृश्य होता है देखना, केवल देखकर किसी भी वस्तु की तुलना करता है। जैसे वो कुछ अगर गोल देखता है, गोल चीज देखता है, तो वो इसकी तुलना कर सकता है कि यह जो है सूरज की तरह है, इसलिए ये गोल है। तो यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये केवल विजुअलाइजेशन पर डिपेंड होता है, केवल विजुअल ही यहाँ पर मैटर करता है, और इसके ऊपर की चीज़ें यहाँ शामिल नहीं होती है। लेकिन जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसके अनुसार ये बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है और बच्चा उसको वर्ग समझ लेता है। तो ये किस स्तर पर वो इस रेक्टेंगल को, यानी ये अगर आयत है तो इसको वो वर्ग समझ लेगा, किस स्तर पे? तो ये स्तर पे नहीं समझ सकेगा, क्योंकि ये स्तर केवल देखने मात्र से होता है। अगर ये एक आयत है और ये एक वर्ग है, तो इसमें देखकर समानता अगर हम देखें तो ये थोड़ा, इसका चारों बराबर है भुजा, लेकिन ये जो आयत है इसका 2 भुजा बराबर है आमने सामने का, तो इस वजह से इसके देखने में अंतर है। तो बच्चा ये बोल सकता है कि ये जो आयत है, ये आयत दरवाजे की तरह दिख रहा है। अगर ऐसा वो बोले कि ये जो आयत है एक्चुअल में ये दरवाजा है, तो हम बोलेंगे कि वो इस आकृति को एक दरवाजे से मिलान कर रहा है। ये स्थिति अगर होती तो हम कहते कि वो विजुअलाइजेशन यानी कि लेवल 1, लेवल 0 लेवल वाला हो है, और ये दृश्यीकरण है। लेकिन यहाँ पर वो इस आयत का मिलान इस वर्ग के प्रॉपर्टी के अनुसार कर रहा है, वो इसके जो गुण है उसको उसके ऊपर बेस्ड है, इसलिए ये नहीं होगा इसका आंसर। दूसरा जो ऑप्शन है, इसमें लेवल 1 की बात बताई गई है, ये एनालिसिस बोला गया है। तो चूंकि एनालिसिस में एक बच्चा ये देखता है कि कौन कौन सा गुण किसी चीज में है, जैसे वो इतना समझ जाएगा कि एक वर्ग है तो उसके चारों भुजाएं बराबर होती है, अगर एक आयत है
तो उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो इतना समझ जाएगा। किंतु इन दोनों के बीच रिलेशन को वो नहीं समझ पाएगा, रिलेशन वो नहीं बना पाएगा कि क्या गुणों के बीच क्या संबंध होता है, केवल वो इसके गुणों को जान पाएगा। और इस वजह से बच्चा ये भी नहीं समझ पाएगा कि आयत है या वर्ग है, या वर्ग है या आयत है। वो इन दोनों की समझ को क्लियरली नहीं बता पाएगा कि उसको इतना समझ जाएगा कि ये एक आयत है और एक वर्ग है, लेकिन वो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सा आयत है, कौन सा वर्ग है, या वर्ग आयत है या आयत वर्ग है। वो कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं होगी। तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ये रिलेशनशिप, क्योंकि जैसे ही वो दूसरे लेवल पे आएगा, लेवल 2 पे आएगा, मतलब इन्होंने वैन हीले ने कुल 5 स्तर बताए हुए हैं। उन 5 स्तरों में लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक, और जो नामकरण किया गया है वो लेवल 1 को लेवल 0 बोला गया है, और उसी तरह से जो दूसरा स्तर है उसको लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4, यानी कि 4 लेवल तक है टोटल। वही यहाँ पर लिखा गया है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसके बाद भी इनका एक लेवल 4 आता है जो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अगले वाले लेवल की, इसमें लिखा हुआ है रिलेशनशिप, तो इसका आंसर ये हुआ, क्योंकि जैसे ही बच्चा इस लेवल पे आता है तो वो इतना समझ जाता है कि एक आयत है, और आयत में जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा जो यहाँ पे है वो इसके बराबर होगी, और ये जो भुजा है वो इसके बराबर होगी। तो ये हम इसे आयत कहेंगे, इसको हम आयत कहेंगे इस स्थिति में। अब अगर एक वर्ग है और वर्ग के भी आमने सामने की भुजा, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर हो जाती है, तो ये और ये दोनों एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल ही आयत का जो क्वालिटी है वो वर्ग में जो इसकी विशेषताएं हैं वो मिल जाती हैं, तो बच्चा वर्ग को भी आयत कह सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा, स्तर 2। स्तर 2 में यानी रिलेशनशिप वाले में बच्चा एक आयत को वर्ग कह सकता है। अब अगला वाला जो स्तर है निगमन स्तर, ये नहीं होगा, क्योंकि निगमन स्तर में बच्चे के अंदर कुछ अलग तरह की विशेषता है, जैसे नियमों को या फिर नए जो थ्योरम्स होते हैं वो वो सिद्ध करना सीख लेता है। वो ये समझ जाता है कि ये किस तरह से बना हुआ है, वो जो प्रमेय होता है वो सारी चीज़ों को, वह नियमों आदि को वो सिद्ध करना यहाँ पर सीख लेता है। तो ये इसके ऊपर का स्तर है, यहाँ पर भी ये आंसर सूट नहीं करेगा, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो ये होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, और क्वेश्चन नंबर 50 में ऐसा बोला गया है कि कौन सा जो पूर्ण संख्या है, वो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, कौन सा होल नंबर योग तत्समक के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। तो आप पता होना चाहिए आपको कि योग तत्समक जो होता है, योग तत्समक यानी कि ये एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसमें कोई भी पूर्ण संख्या होल नंबर होता है, इसमें अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो वो हमें जो प्राप्त होता है वो होल नंबर ही प्राप्त होता है। ये इसका एक कंडीशन होता है। एक और कंडीशन होता है कि होल नंबर में हम 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें होल नंबर ही प्राप्त होता है। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग योग तत्समक कहते हैं, या फिर एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। योग वाला जो होता है इसको हम लोग योग तत्समक कहते हैं। तो इसमें जैसे ही हम योग वाली बात करते हैं तो 0 के साथ जो एडिशन होता है तो ये होल नंबर प्राप्त होता है, इसलिए इस 0 को हम यहाँ पर आंसर इसका कहेंगे। 1 भी नहीं होगा, स्वयं भी नहीं होगा, क्योंकि 1 को अगर हम होल नंबर में जोड़ेंगे तो ये होल नंबर प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम स्वयं के साथ जोड़ेंगे, जैसे होल नंबर 5 है, 5 को अगर हम 5 के साथ ऐड करेंगे तो ये आंसर इसका 10 होगा, जबकि यहाँ पर आंसर 5 ही होना चाहिए। तो योग तत्समक में एक 5 के साथ 0 ही हम जोड़ेंगे तभी हमारा 5 आएगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ये योग तत्समक होगा। इस वजह से इसका आंसर जो है वो 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51, और इसमें कहता है कि कौन सा कथन उचित है।
अब इन कथनों पर हम विचार करेंगे। अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। ये उचित कथन की बात कह रहा है। और अगर हम बात करें इस कथन की, तो ये कथन सही है, क्योंकि हम अवलोकन करके और संबंध को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। एक सेकेंड, ये जो ऑप्शन है ए, ये ऑप्शन सही है ये, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि हम यानी कोई भी बच्चा वो अवलोकन करके यानी विजुअलाइज करके और संबंधों को पहचान करके वो कुछ गणित में नया अपने ज्ञान का सृजन करता है। तो निश्चित रूप से एक अगर छोटा बच्चा है तो वो कुछ न कुछ देखता ही रहता है और वो देख करके कुछ सीखता रहता है। तो जो भी वो देखता है वो खुद अपने आप उस चीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है। तो हम कह सकते हैं कि ज्ञान का जो गणितीय ज्ञान का सृजन जो होता है वो उसके द्वारा स्वयं में होता है, अगर वो प्राथमिक कक्षा में फिर भी होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। दूसरा जो बी ऑप्शन है वो बोला जा रहा है कि गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात है। गणित का जो अधिगम है, हमारा जो गणित सीखने का तरीका है वो एक सामाजिक प्रक्रिया ही है, क्योंकि हम समाज के अंदर भी देखते हैं गणित को बहुत तरह का जोड़ घटाव गुणा भाग या कई तरह के गणितीय जो भी क्रियाएं होती है वो हमारे समाज में देखने को मिलती है। हम बोल सकते हैं कि यह सामाजिक प्रक्रिया है। जैसे हम एक समाज में रहते हैं और उस समाज में हम देखते हैं कि हमारे शॉप्स रहते हैं, दुकान होते हैं, बच्चे जो है और बड़े जो है ज़रूरत पड़ने पर उस शॉप पर जाते हैं। उस शॉप पर जो दुकानदार होता है वो कुछ सेल करता है, कुछ बाय करता है, पैसे का लेन देन होता है। तो ये सारी चीज़ें तो गणित के अंदर ही आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा गणित है वह बिल्कुल गणितीय प्रक्रिया ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस हिसाब से ये जो हमारा ऑप्शन है ये बी वाला, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। फिर तीसरा वाला जो ऑप्शन बोला सी वाला, गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें गणित की या किसी भी विषय की, वो पढ़ने के बाद, सीखने के बाद हमको तर्क और वितर्क करना ही होता है। क्या सही है, क्या गलत है, जब तक तर्क वितर्क न हो तब तक उस चीज़ में ऑथेंटिसिटी नहीं आती है। तो गणित तो खासकर होना ही है। जैसे अगर आप किसी बच्चे को कुछ बता रहे हैं, अगर वो बच्चे को हम गुना सिखा रहे हैं, वो अगर गुना सीख रहा है तो उसके मन में सवाल आ सकता है कि 5 को हम 6 से गुना करेंगे तो 30 होता है, 6 को अगर हम 5 से गुना करेंगे फिर भी 30 होता है, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर तर्क वितर्क की बात होती ही होती है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि तर्क वितर्क के द्वारा ही सृजन होता है, कुछ न कुछ नया निर्माण होता है या बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इस हिसाब से हमारा सी वाला ऑप्शन भी सही है। चौथा वाला ऑप्शन देखते हैं। चौथे वाले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं होती। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और समाज में कई तरह की संस्कृति होती ही है। तो अगर हम गणितीय समझ का सृजन करें तो संस्कृति की भूमिका होनी ही है। बिना संस्कृति के हम अपने समाज में रह ही नहीं सकते। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ की हम अपनी एक संस्कृति होती है। अगर एक बच्चा है, हम उसको बचपन से ही सिखाते हैं कि बच्चे जो भी हो कहीं गलत मत करना। तुम अगर कहीं पर जाते हो, दुकान में भी जाते हो या कहीं जाते हो, तो वहाँ पर अगर कुछ लेने देने का बात हो, कुछ गिनती करने का बात हो तो गलत गिनती मत करना। हमारी संस्कृति में ये बताया जाता है। जो भी करना, सही के अलावे गलत करने की कोशिश नहीं करना। तो संस्कृति भी हमें गणित को सिखाती है, गणित के सृजन में सहायता करती है, बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन गलत है। इस हिसाब से हमारा ए, बी और सी तीनों सही है। हम देखेंगे ये इसमें ए भी दिया हुआ है, बी सी डी दिया हुआ है, ये वाला हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं अगला वाला सवाल। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है। इसके अनुसार 52 नंबर में दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। इसमें भी हमको सही वाला जो कथन है, राइट जो है उसको फाइंड आउट करना है। देखिए दिया हुआ है ए वाले में कि ज्यामिति को 2 आयाम आकृतियों जैसे कि वृत्त, वर्ग, त्रिभुज इत्यादि की पहचान तक ही सीमित रखा गया। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सीमित है ही नहीं। हमारा जो गणित है वो बिल्कुल सीमित नहीं है। गणित बिल्कुल इनफाइनाइट है। इसका जो भी प्रचार प्रसार है वो पूरा होल मतलब कह सकते हैं कि इसका जो एरिया बहुत ब्रॉड है।
ये कहीं पर भी लिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है ही नहीं। तो जब लिमिटेड नहीं है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये सीमित है। तो सीमित रहने की तो बात ही नहीं है। हमारा जो गणित है वो वृत्त, त्रिभुज इत्यादि तक सीमित, इसकी पहचान तक सीमित है, बिल्कुल नहीं है। हमारा वृत्त के आगे भी है, वृत्त के अंदर भी है, वृत्त के बाहर भी है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन गलत है। उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देना चाहिए। अब हम यहाँ पर परिभाषा की बात करते नहीं हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, जो यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात कही जा रही है, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो परिभाषाओं को याद न करें, उसे रटे नहीं, वो अपने आप अपने खुद के समझ को विकसित करें, वो अपनी परिभाषा को स्वयं निर्मित करें, न कि वो उपयुक्त परिभाषाओं पर फोकस करें। इसलिए ये भी आंसर गलत है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो है दिक् स्थान का अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है कि हम एक बच्चा जो प्राथमिक स्तर पर है उसको स्थान का पता होना चाहिए, उसको दिशा का पता होना चाहिए। तो दोनों का पता उसको होना चाहिए, मतलब दिक् स्थान वो जहाँ है या उसके आसपास जो कुछ है, या फिर एक दूरी का उसको एक अंदाजा होना चाहिए, एक दिशा का अंदाजा होना चाहिए। ये इसकी समझ को विकसित करने के लिए हमको ज्यामिति में उसको बताना चाहिए, ज्यामिति बताना चाहिए। ज्यामिति पाठ्यक्रम में उसको दिक् स्थान और अंतर समझ विकसित किए जाने के लिए कार्यकलाप करते रहना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। हम ये देखेंगे कि 3 नंबर वाले ऑप्शन में केवल सी है, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। अगला वाला क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, ये है 53। और 53 में बोला जा रहा है कि जैसे कुछ दुकानदार होते हैं जो सड़क के किनारे होते हैं और उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब जो हमारा जो घर है, हमारे घर के आस पड़ोस में देखा गया है, या आप देखते होंगे आपके आस पड़ोस में कोई ठेले वाला होता है जो कि ठेले पर घूम घूम करके सामान को बेचता है। तो उस स्थिति में ठेले वाले का जो बेचने का तरीका और खरीद बिक्री करने का जो शैली होता है वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि अगर कोई दुकानदार है या कोई सड़क विक्रेता है जो कुछ चीज़ों को बेचता है, तो वो जिस गणितीय कौशल का इस्तेमाल करता है उस कौशल का उपयोग कक्ष के जो प्रश्न होते हैं, मैथ से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसको हल करने में लाभदायक नहीं होता है। तो ये नहीं वाला ऑप्शन गलत है। जो भी विक्रेता है, बेचने का काम करता है, तो वो आखिर खरीद बिक्री करता है, किसी भी चीज़ को बेचता है और खरीदता है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसके पास नॉलेज है, कुछ न कुछ आर्ट है उसके पास, जिसके कारण वो खरीदता है, बेचता है। तो निश्चित रूप से वो जो क्वालिटी है, वो जो गुण है, जो वो ज्ञान है, उसका प्रयोग जो है कक्षा कक्ष में भी किया जा सकता है। जैसे हम कक्षा कक्ष में बच्चे को जोड़ने के लिए बताते हैं, जोड़ बताते हैं बच्चे को, हम बच्चे को घटाव भी बताते हैं कक्षा कक्ष में। तो वहाँ पर भी तो एक तरह से प्रैक्टिकली होता है, वो बच्चे को वहाँ पर भी तो प्रैक्टिकली कराया जाता है। वहाँ जो विक्रेता होता है वो तो बेचने का ही काम करते हैं, तो निश्चित रूप से वो कक्षा कक्ष में भी उनका जो तरकीब है, वो जो उपाय लगाते हैं वो काम कारगर होता है। दूसरे में बोला जा रहा है कि बी वाले में कि ये अस्पष्ट और असंगत है। ये कहने का मतलब है कि इनके द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है, टेक्निक जो ये लगा रहे हैं खरीद बिक्री करने में, वो अस्पष्ट है, मतलब वो क्लियर नहीं है, और असंगत है, मतलब जो कि मतलब हमारे काम का नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है कि असंगत है, वो जो हमको चाहिए वो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। जिस तरह से ये ऑप्शन गलत था उसी तरह ये भी ऑप्शन गलत है। ये बिल्कुल ही जो है ये जो कथन है ये गलत है, ये भी कथन गलत है, क्योंकि इनके द्वारा यूज किया गया जो भी टेक्निक होता है वो स्पष्ट होता है, और स्पष्ट तो नहीं होता नहीं, क्लियर होता है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्लियर नहीं होता है। तो इस हिसाब से ये गलत है। इसके बाद तीसरी वाला जो ऑप्शन है इसमें बोला जा रहा है कि वे गणित के प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि वो जो बाहर में बेचते हैं, जो सड़क किनारे बेचते हैं, या फिर कोई दुकानदार जो दुकान पर बेचता है, वो एक जोड़ने का सरल तरीका निकाल सकता है। वो जो जोड़ने का, घटाने का, उसका जो गणित अपना हिसाब करने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है, वो बिल्कुल सिंपल होता है। और वो जो है यहाँ पर जो हमारा लंबा लंबा सब जोड़ होता है, जैसे एक बच्चे को अगर हमको सिखाना होता है कि 10.25 है, इसको हमको 4 से गुना करना है, तो फिर बच्चा क्या करेगा कि ऐसे करके 4 से गुना करता है उसको, और गुना करने के बाद तब जाकर के वो लिखने के बाद तब फिर इसके बाद वो दशमलव यहाँ पर बिठाएगा, वो दशमलव प्लेस करेगा यहाँ पर।
तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लेंथी प्रोसेस होता है। लेकिन अगर एक दुकानदार है तो उसको पता है कि हाँ ये 25 पैसा है, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। तो ये जो वैकल्पिक तरीका है ये केवल और केवल सड़क विक्रेता और जो दुकानदार है वो लोग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये वाला जो सी ऑप्शन है सही होगा। और इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो जो चौथा वाला ऑप्शन है उसमें केवल सी का ही नाम दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। बात करेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54 वाला। और 54 में ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी कि दिक्स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बोल रहा है न्यूनतम मतलब सब में से कम। पहला है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। अब यहाँ पर बात की जा रही है दिक्स्थान संबंधी समझ की। दिक्स्थान मतलब होता है जिसमें कि दिशा और साथ ही स्थान की भी समझ हो एक साथ दोनों। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है ये बोल रहा है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। जैसे कि कोई डाटा दिया हुआ है और उसको हम निरूपित करने के लिए कोई एक चित्र बना दिए, चित्रलेख खींच दिए। जैसे या तो हम एक ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पर कोई ग्राफ प्रदर्शित कर दिए, या फिर एक जो हमारे पास मान लेते हैं कि नंबर है, कुछ नंबर्स है, जैसे 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, हम नंबर सिस्टम पे यहाँ पर उसको डिनोट कर दिए, 10, 20, 30 कर दिए। तो इस तरह से ये एक तरह का रेखा चित्र हुआ, डायग्राम हुआ, ये भी। तो ये कहना ये है कि आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। तो अब हम अगला वाला पढ़ेंगे, फिर हम डिसीजन लेंगे कि कौन सा वाला सबसे न्यूनतम है। दूसरा है कि 10 ग्राम पहेलियों पर कार्य करना। 10 ग्राम आपको पता होगा कि एक जो है एक तरह से इस तरह का एक चित्र होता है जिसमें कि स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल नहीं, ये समचतुर्भुज कहते हैं इसको, ये रहता है, उसमें ट्रायंगल भी रहता है, 3-4 कुल मिला के एक 5 टुकड़ों वाला होता है, एक 5 टुकड़ों वाला होता है 10 ग्राम, एक 7 टुकड़ों वाला 10 ग्राम होता है। तो 2 तरह के 10 ग्राम होते हैं, 5 टुकड़ों वाला, 7 टुकड़ों। 5 टुकड़ों में मतलब उसमें 5 टुकड़े रहते हैं, 5 टुकड़ों में एक जो है आपका वर्ग रहता है, एक समचतुर्भुज रहता है, और एक उसमें और भी रहता है, एक आयत शायद रहता है, यहाँ शायद आयत रहता है, और बाकी सब त्रिभुज होते हैं। ये 2 तो रहते ही हैं, बाकी सारे त्रिभुज रहते हैं। तो 10 ग्राम के द्वारा बच्चे क्या करते हैं कि एक आकृति को बनाते हैं। 10 ग्राम का इस्तेमाल करके वो अलग अलग चित्रों को बना सकते हैं, अलग अलग तरह के जो भी आकृति होती है वो उसका निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को हम बताएं या फिर बच्चा देखता है कि कहीं पर लिखा हुआ है 1, 1 लिखा हुआ है, तो एक की आकृति कैसी होती है, ऐसी होती है। तो वो 10 ग्राम में जो भी आकृति वाला एक जिसको बोल सकते हैं कि खिलौने टाइप का रहता है, वो रहता है, उसका यूज़ करके वो इस तरह से, जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल लगाएगा, फिर यहाँ पर एक जो है रेक्टेंगल लगाएगा, फिर इस जगह पर वो फिर एक ट्रायंगल लगाएगा इस तरह से, फिर एक ट्रायंगल और लगाएगा, और इसके बाद एक यहाँ पे फिर एक ट्रायंगल लगाएगा एक। तो इस तरह से वो ये जो 1 है इस तरह से मिलता जुलता शेप क्रिएट कर देगा, जिससे उसको पता चलता है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें वो बच्चा ये देख रहा है कि इसकी आकृति कैसी है, ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, ये कितना दूर है। तो उसको एक तरह से दिशा का भी समझ होता है और दूरी का भी समझ होता है, स्थान का भी समझ होता है। यानी 10 ग्राम से उसको बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ की जो स्थिति होती है उसका ज्ञान हो पाता है। तो कह सकते हैं कि ये जो हमारा 2 है, ये वाले में हमको ये अधिक, मतलब ये न्यूनतम पूछ रहा है तो ये अधिकतम इसमें पता चल पाता है। तीसरा वाला ऑप्शन बोल रहा है विभिन्न ठोस आकृतियों के नेट को पहचानना। मतलब जो हमारे पास कंक्रीट होता है, ठोस को तो हम कंक्रीट ही बोलते हैं, ठोस चीज़ जो होता है उसके द्वारा बनाया गया कोई नेट हो या फिर कोई एक वस्तु हो, ठोस आकृति, उसमें मेन है कि ये ठोस आकृति का जो सेट होता है या नेट होता है उसको पहचानना। तो इसके द्वारा भी जो बच्चे हैं उसको दिक्स्थान की समझ हो पाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे लोगों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मूर्त रूप से सिखाना होता है, जो वैसी चीज़ें जो कि फिजिकली हैं, जो फिजिकली उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, जो चीज़ें मौजूद हैं, जो दिख रही है, इसके उपयोग से अगर हम उसे कुछ नया सिखाते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी सीख पाता है। इसलिए यहाँ पर ठोस आकृति के द्वारा अगर बच्चा जाने पहचानना जल्दी सीख पाएगा। अगला वाला बोला जा रहा है 14 नंबर की, दी गई आकृतियों के सममित अक्षों को पहचानना। कहने का मतलब है कि सममित अक्ष होता है कि जैसे हम सममिति में पढ़ते हैं, जो हमारा
जैसे एक आकृति है दिया हुआ, इस तरह का एक आकृति दिया हुआ है, इसको हम लोग आयत बोलते हैं। यहाँ पर एक रेखा इस तरह से खींच देंगे तो ये आयत दो भागों में बढ़ जाता है। सममिति की जो लाइन होती है वो ये होती है, सिमेट्री जो लाइन होती है वो ये होती है। तो इसके द्वारा भी बच्चे को अच्छे तरीके से दिक् स्थान की समझ हो पाती है कि आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है सममिति की, तो ये भी सही है। तो इन चारों में सबसे कम जो न्यूनतम तरह का ज्ञान होगा वो ये वाला होगा, इसलिए ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आंकड़ों को निरूपित करने का के लिए चित्रलेख खींचना, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बाकी इन सारे ऑप्शनों में कम यानी कि न्यूनतम विकसित करता है दिक् स्थान की समझ को। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 55। इसके अनुसार जो हमारा यहाँ पर 3 और 5 के गुणन का परिचय देने के लिए कौन सी विधि अति उत्तम है। मतलब कि बच्चे को अगर 3 और 5 के गुणे को बताना है, गुणा करने को, तो इनमें से कौन सा जो विधि है वो सबसे अच्छी होगी। पहली विधि कि 3-5 की आयताकार समूह की रचना का निर्माण करना। दूसरी विधि क्या है कि उत्तर को पाने के लिए 3-5 की पहाड़ों या कविताओं का पाठ करना, ये भी नहीं होगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल। चौथा स्किप काउंटिंग, मतलब एक फिर बीच में एक स्किप करके 3 फिर 5 फिर 7, इस तरह से मतलब बीच का जो गैप है वो बनाते जाना, एक अंक को छोड़ चुके अगले अंक पर चले जाना, ये स्किप काउंटिंग हो गया। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा बच्चे को गुणन का समझ हो ही नहीं सकता है। इसके द्वारा भी नहीं होगा क्योंकि कैलकुलेटर की तो बात करनी ही नहीं है। हमें छोटे बच्चों के सामने कैलकुलेटर या यंत्र की तो बात करनी नहीं है कुछ, तो जहाँ पर कैलकुलेटर की बात आ जाती है वो ऑप्शन गलत हो जाता है। ये उत्तम विधि हो ही नहीं सकती। तीसरे वाले में भी है कविता पाठ। अब पाठ करना यानी कि रटना, कविता पाठ के द्वारा रट करके भी ये हम बोल सकते हैं कि ये तरीका सही नहीं है। तो जो तरीका सही है वो आयताकार व्यू की रचना करना, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे भी इन शब्दों से पता कर सकते हैं कि जो रचना करना, निर्माण करना, ये जो वर्ड है ये पॉजिटिव वर्ड है और ये उत्तम यहाँ पर काम करेगा, इसलिए जो राइट आंसर होगा पहला वाला होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन 56, इसमें कह रहा है कि बच्चे लोगों को, जो विद्यार्थी हैं, वो गणित संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए उन्हें कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है। वो ये इनमें से दिए हुए सारे कथनों में कौन सा कथन ऐसा है जो कि बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला दिया हुआ है चुनी गई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ये वास्तविक समस्या होनी ही चाहिए, तभी तो समाधान किया जा सकता है समस्याओं का। छोटी संख्याओं वाले सरल उदाहरण को पहले लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई भी विषय को पढ़ाया जाए तो सबसे पहले जो सबसे आसान, जो छोटा होता है, जो सरल होता है, उसको बताया जाता है, फिर धीरे धीरे कठिन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो एक अचानक से कठिन पे नहीं आ जाते हैं, पहले सरल वाला करते हैं फिर कठिन वाला। तो वही यहाँ पर है कि छोटी संख्या वाले सरल उदाहरण को लेना चाहिए, इसके बाद कठिन पर जाना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों को कलन विधि यानी एल्गोरिदम के चरण समझाने के पूर्व मूर्त सामग्री की सहायता, बिल्कुल सही, मूर्त सामग्री की सहायता लेनी चाहिए। मूर्त सामग्री का उपयोग करने के बाद बच्चे लोगों को अधिक अच्छे तरीके से समझ में आता है, इसलिए हमको मूर्त जो सामग्री होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ठोस आकृति या किसी भी प्रकार का वैसा चीज़ जो मौजूद हो जिसके थ्रू बच्चे को समझाया सिखाया जा सके, तो ये भी जो है हमारा संतोषजनक देता है, संतोषजनक होता है, समस्या समाधान में उपयोगी होता है, ये भी ऑप्शन सही होता है। और चौथा वाला क्या है कि प्रश्नों को हल करने के लिए केवल, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, केवल का मतलब है कि एक विशेष प्रकार की प्रणाली का पर महत्व दिया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। कहने का मतलब है कि ये जो समस्या समाधान है इसमें केवल और केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें कई तरह के कई हल करने के लिए कुछ नया बच्चे के अंदर से क्रिएशन होना चाहिए। वो एक विशेष तरह का जो प्रणाली होता है या फिर एक जो नियम पहले से बनाया हुआ रहता है उसी ढर्रे पे चलना बिल्कुल नहीं होता है। जो पहले से नियम प्रीवियस जो पहले जो बना हुआ है वो नियम को छोड़ करके नए नियम की ओर जाना होता है और कुछ नया करना होता है, पुरानी चीज़ों को छोड़ना होता है। इस वजह से ये आंसर
जो है ये नेगेटिव है। तो हमारा जो प्रश्न है उसमें बोला जा रहा है कि संतोषजनक नहीं है, तो नहीं, तो यही वाला जो ऑप्शन है यही नहीं है, तो आंसर जो है हमारा ये 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा वो 57 ये बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से 4 का प्रयोग एक गणना संख्या के भाव में हुआ है। मतलब 4 जो है 4 ये काउंटिंग हुआ हम देखेंगे कि यहाँ पर ये नंबर की तरह यूज़ हुआ है, जहाँ पर इसको गिना जा सके, गिनती किया जा सके। देखते हैं पहले वाले में है कि यह चौथी मंजिल पर मेरा कार्यालय है। इस इमारत की चौथी मंजिल पर मेरा कार्यालय है। तो इसमें चौथी का बात हो रहा है, मतलब 4th। ये 4 नहीं है, ये चौथा है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये चौथा आंसर नहीं होगा। प्रतियोगिता में मेरा पुत्र चौथे स्थान, ये भी है चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें 4 देखना है, गिनती करना है। 1 2 3 4 होना चाहिए, चौथा नहीं होना चाहिए, पहला भी नहीं होना चाहिए। तो इस पुस्तक के चौथे अध्याय, मतलब पुस्तक है उसका चौथा अध्याय जो है रुचिकर है, तो ये भी नहीं होगा। हम तो 4 गिन रहे हैं। अगर ये बोला जाता कि इस पुस्तक में 4 अध्याय हैं तो वो सही हो जाता, लेकिन चूंकि ये बोला जा रहा है कि चौथा अध्याय रुचिकर है, तो ये सही नहीं है। अब अंतिम वाला जो ऑप्शन है यही सही होगा क्योंकि 3 गलत हो चुका है। देख लेते हैं। इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर 4 की बात की जा रही है, मतलब 4, ये गिनती वाला 4 है। इसका जो भाव है वो 4th नहीं है, ये 4 है। 4 टीमों ने लिया, मतलब ये गिनती में 1 2 3 चौथे वाले टीम ने नहीं लिया, बल्कि चारों टीमों ने भाग लिया, इसलिए यही आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है, ये 58 क्वेश्चन नंबर 58 है। ये हम लोग कर चुके हैं, ये 12वां या 13वां ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें दिया गया शुद्ध कथन जो है उसको पहचानिए। तो इसमें से जो शुद्ध मतलब जो करेक्ट है, जो सही है, जो ट्रूथ है, उसको हमको पहचानना है। तो एक संख्या के दूसरे से गुना करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। ये बढ़ता भी है, कभी कभी नहीं भी बढ़ता है। जैसे कि अगर हम 5 लें, 5 में अगर हम 5 को गुना करें तो ये हो जाएगा 25। लेकिन अगर हम 5 लें और 5 में हम गुना कर दें 0.5 को, ये 25 नहीं 2.5 हो जाएगा। तो हमारा संख्या तो 5 था, तो इसका मान जिस तरह से इसमें 5 था, मान 25 हो गया, तो इससे मान बढ़ गया इसका। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि इससे तो मान बढ़ा, इससे मान बढ़ा नहीं, इससे मान और घट गया, इसमें 2.5 हो गया, इससे आधा हो गया मान। तो ये वाला ऑप्शन गलत है कि गुना करने के बाद मान केवल बढ़ता है। मान कभी कभार बढ़ने के बजाय घट भी जाता है। इसके बाद ये है एक संख्या, अगला वाला, एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम, ये भी गलत है क्योंकि अगर हम भाग करें, डिवाइड करें, जैसे 10 है, 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये घट के हो जाता है 2। ये डिवाइड करने के बाद हमारा जो उत्तर है वो हो जाता है 2। लेकिन वहीं पर अगर हम 10 है और 10 को 0.5 से भाग दें तो ये हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस स्थिति में तो मान घट रहा है, लेकिन इस स्थिति में हमारा मान बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है, इसमें हमारा मान बढ़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी गलत है। एक संख्या को 10 से गुना करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य होगा। अब जैसे कि एक संख्या है 12, इसको अगर हम 10 से गुना करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 120। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि लास्ट में शून्य होगा। लेकिन अगर यहीं पर हमारा जो संख्या है वो 1.2 है और इसको हम 10 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 12। इसके इकाई स्थान पर 2 है, 0 नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये भी हमारा जो बोला जा रहा है कि सदा शून्य होगा, सदा शून्य होगा, तो शून्य नहीं है ये, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और जब तीनों गलत है तो चौथा सही होगा। गुणनफल, भाग का प्रतिलोम है, बिल्कुल सही है। जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है डी वाला सही है। हम देखेंगे डी किसमें है, इसमें है डी, तो हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ये वाला हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 59 वाला क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें है कि निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। अब इसमें भी वही, जिस तरह पहले वाले में शुद्ध कथन पहचानने के लिए, इसमें भी वही पहचानने के लिए बोला जा रहा है। परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है, बिल्कुल है। यह गणितीय कौशल नहीं होने की तो बात ही नहीं है। हम अंदाज़ा लगाते हैं, गणितीय कौशल किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाना ही तो गणितीय कौशल है। जैसे हम अंदाज़ा लगाते हैं, एक हमारे पास बर्तन है, इस बर्तन में थोड़ा पानी रखा हुआ है, इस बर्तन में अब हम अगर इसी पानी को दूसरे बर्तन में डाल दें, ये बर्तन थोड़ा लंबा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये बर्तन चौड़ा था, ये बर्तन लंबा है, तो
पानी तो हमारा वही है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें इतना पानी था, इसमें आने के बाद ये इतना पानी हो जाएगा, इसमें इतना सा जगह खाली था, इसमें इतना सा जगह खाली रहेगा। तो एक तरह से अनुमान लगाने की बात यहाँ पर की जाती है। तो हमारा परिणामों का अनुपात जो है गणितीय कौशल नहीं है, ये है गणितीय कौशल नहीं है वाली बात, ये गलत है, ये गणितीय कौशल है, तो ये शुद्ध कथन नहीं है। गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है। मानक सूत्रों के समतुल्य माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि केवल गणित जो है सूत्र के, मानक सूत्रों की सूची के ऊपर निर्भर नहीं करता है। गणित में सूत्र तो होता है, गणित में हम लोग बोल सकते हैं कि सूत्र सूची होता है, मतलब सूत्र तो कई होते हैं, ऐसा नहीं है एक ही सूत्र है, सूत्र तो कई होते हैं, लेकिन सूत्र सूची जो है वो पूरा का पूरा गणित है, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि गणित के अंदर सूत्र तो होते ही हैं, सूत्र कैसे बना वो भी होते हैं, उसका बनने का तरीका, उसका उपयोग, उसके जो कैसे बने हैं, उसका बनने के बाद उसके ऊपर उपयोग करके दूसरे सूत्रों को भी हम बनाते हैं। तो कई सारे सूत्र एक के बाद एक बनते जाते हैं। तो केवल यह समतुल्य नहीं है मानक सूत्रों के, या इससे भी और अधिक है। तो ये हमारा उत्तर गलत है। अगला वाला उत्तर है कि गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। बिल्कुल, अगर हम गणित की बात करें तो उसमें नमूनों की तो पहचान होती ही है। नमूना मतलब एक बड़ा, अगर कुछ बड़ा है तो हम उसके नमूने को छोटे कर देते हैं। जैसे कि अगर हम एक आयत की बात करें जिसकी जो भुजा है वो 1 किलोमीटर है और ये आधा किलोमीटर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके नमूने को छोटे वाले में कन्वर्ट करके बता सकते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये एक आधा सेंटीमीटर है। तो गणित जो है अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसा हम बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं गणित में कि, और नमूने भी थे, नमूनों की पहचान है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा इसका, इस प्रश्न का, जिसके अंदर शुद्ध कथन की पहचान करने की बात कही जा रही है, तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो सी नंबर होगा, क्योंकि यही हमारा राइट है। अगला जो अंतिम क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो बोला जा रहा है कि सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सा है। सममिति की बात की जा रही है। सममिति यानी कि सिमेट्री, और सिमेट्री जो होता है वो ऐसा हम बोलते हैं कि कोई भी अगर शेप है, कोई भी अगर आकृति है, कुछ भी है, जैसे ये आई है, तो आई को हम अगर बोलें कि क्या ये सममिति है, इसकी सिमेट्रिकल सममिति को प्रूफ करने के लिए एक लाइन होती है जो कि उसको बराबर बराबर दो भागों में बांटती है, एक ही रूप के दो बराबर भागों में। तो यहाँ पर एक अगर हम लाइन खींच दें तो जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे रहेगा, ये और ये बिल्कुल बराबर है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक और बना लें आकृति, जिसमें हम एक इस तरह का त्रिभुज बनाएं, एक इस तरह का त्रिभुज बनाएं, तो ये दोनों त्रिभुज के अंदर अगर हम देखें तो सिमेट्री की बहुत सारी लाइनें हो जाएगी। एक तो ये लाइन हो जाएगी, ये इसको यहाँ से अगर हम देखें तो इधर जितना कुछ है ये सारा कुछ एज इट इज इधर भी है, बराबर है। तो ये एक लाइन हो जाएगा सिमेट्री का, एक ये भी लाइन सिमेट्री का, एक ये भी लाइन सिमेट्री का, एक ये, मतलब कई सारे लाइन इसमें सिमेट्री के हो जाएंगे। तो सिमेट्री मतलब हम जैसे इसको इस तरह से भी समझते हैं कि एक हमने यहाँ पर ले लिया, जैसे कि आर ले लिया, ये आर। अब आर का हम किसी भी तरह से सिमेट्री नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लाइन लगाएंगे तो ये ऐसा शेप है, ये ऐसा शेप है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये तो सिमेट्री बन नहीं सकता है। वहीं पे अगर हम एच ले लें तो बिल्कुल ये सिमेट्री बनेगा, या तो यहाँ से काट देंगे तो ये आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर, ये सिमेट्री हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि कौन सा उपयुक्त कार्यनीति है ये सिमेट्री को बताने के लिए। तो बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराया जाए, मतलब कि एक पेपर है और इस पेपर को मोड़ करके, जैसे ये एक हमारा स्क्वायर है और इसको मोड़ो, ऐसे मोड़ करके एक शेप बनाइए, या ऐसे मोड़िए, या ऐसे कैसे भी मोड़ के शेप बनाइए। तो क्या इससे सिमेट्री का पता चलेगा, क्या इससे सममिति हम निकाल सकेंगे? अगर निकाल सकेंगे तो ये आंसर होगा, और इसका आंसर यही है, क्योंकि पेपर मोड़ने से ही बच्चा वो सिमेट्री को सीख सकता है। बाकी जो भी है इसमें देखिए परिभाषा देने वाली बात की जा रही है। परिभाषा एक नेगेटिव वर्ड है, और जिस कारण परिभाषा तो हम परिभाषा पर विचार करते ही नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर गलत हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर वाद विवाद है, तो हम चूँकि यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, कुछ ड्रॉ करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वाद विवाद के द्वारा ये संभव नहीं है। इसके बाद यहाँ पर वर्गों और आयतों के निरीक्षण को प्रोत्साहन किया जाए, तो केवल वर्ग और आयत तक ही हमारा सममिति
सीमित नहीं है, समिति में वर्गायत से भी ऊपर की चीज़ें होती हैं। इस वजह से हमारा जो सही उत्तर होगा वो ये होगा। धन्यवाद।